तो पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे, एक रफ पेज में आपको बताएंगे करना क्या क्या है और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसका हमको आगे जरूरत पड़ेगा, और तब नेक्स्ट पेज से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग को पढ़ना है मैक्सवेल। टॉपिक जो पढ़ना बता दें आप लोगों को, आप लोग करना है मैक्सवेल बोल्जमैन मैक्सवेल बोल्जमैन, MA लिखते हैं ना, मैक्सवेल बोल्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, टॉपिक यही है। ठीक है, इससे पहले कि टॉपिक का डिटेल जाए, हम लोग टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पर आए। बोल्जमान लिखते हैं ना, हमेशा याद रखना बोल्जमान लिखते हैं। एक बेसिक आइडिया जो रफ के तौर पर आपके पास आएगा, ये रफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रफ जो नहीं समझेगा वो बोल्जमैन एग्जाम में लिख तो दीजिएगा आप, लेकिन कभी समझ में नहीं आएगा, और भविष्य में अगर इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह किसी कंपटीशन में आ जाए तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैक्सवेल बोल्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कि देखो, इस लॉ को प्रपोज किए थे मैक्सवेल। ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ये प्रपोज किया था मैक्सवेल के द्वारा, है ना। पार्शियली, मतलब कुछ हद तक इन्होंने सही प्रपोज कर दिया था, लेकिन कुछ कमी था, इसको बोल्जमैन दूर किए। तो पहले हम लोग मैक्सवेल लॉ पढ़ेंगे, मैक्सवेल का लॉ, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, और फिर उसमें हम लोग बोल्जमैन का क्या मॉडिफिकेशन था उसको ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा मैक्सवेल बोल्जमैन लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज है, ये लॉ कहता क्या है। तो देखिए, इस लॉ के आने से पहले लोगों का ये मानना था कि मतलब ये पहला पॉइंट इसके बारे में बता दें कि टिल मैक्सवेल लॉ, टिल दिस लॉ, मतलब इस लॉ आने से पहले पीपुल यूज टू थिंक, मतलब पीपुल ये मानते थे, पीपुल यूज टू थिंक दैट all molecules in a gas moves with average velocity due to collision, due to collision। लोगों का मानना था कि चूंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं, इसलिए एक एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे सब लोग चलता है। मतलब अगर मान लो कोई, आप लोग को पता होना चाहिए कि एक गैस का मॉलिक्यूल्स हमेशा, अगर काइनेटिक थ्योरी का जो एजम्पशंस था आप लोग बोले थे हम पढ़ने के लिए, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें कहता है गैस कभी गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स वो हमेशा रेंडम मोशन रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं होते। गैस के सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा रेंडम मोशन में रहते हैं। तो यदि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है तो बेसिकली उनका वेलोसिटी कितना होगा। तो मैक्सवेल के इस लॉ से पहले माना जाता था कि सभी के सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग एवरेज वेलोसिटीज घूमते हैं। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल अगर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा है, तो बाकी उसी के आसपास होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, मतलब एवरेज लगभग वही। क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो कोलाइड करके एक दूसरे का वेलोसिटी वो मैनेज करके चलता था, ऐसा मानना था पहले। लेकिन जब मैक्सवेल का आया, ये जो लॉ आया, इस लॉ ने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कैन हैव, इस लॉ के अनुसार क्या था, इस लॉ ने कहा कि मॉलिक्यूल्स कैन हैव, मॉलिक्यूल्स कैन हैव velocities ranging from 0 to infinity। इस लॉ ने पहली बार ये बात कहा कि नहीं, अगर आपके पास एक छोटा सा गैस है, एक 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 यूनिट वॉल्यूम में भी अगर गैस है, तो उसमें जो वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स का वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। मतलब हो सकता है कोई मॉलिक्यूल्स 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चले, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लाखों मीटर पर सेकंड के स्पीड चले। तो वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स का जो होता है एक ही गैस में बहुत ज्यादा डिफर करता है। ये यहाँ से मैक्सवेल बोल्जमैन लॉ से निकल के आया है ना।
फ्रॉम दिस लॉ। कहाँ से लाया? ये फ्रॉम दिस लॉ, ये दिस लॉ से निकल के आया। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे एक चीज का जवाब हम लोग को मिलेगा लास्ट क्लास तक, कि सपोज करो हमको बताना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो H2, N2 और O2 में से सबसे तेज से कौन सा गैस ऊपर जाएगा, उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन करना। ऐसे तो आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का होता है, ऊपर उठता है। ठीक है, तो वो ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हाइड्रोजन गैस ज्यादा जल्दी उड़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, नाइट्रोजन की अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसका मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज्यादा होता है, इसका चाहे इसका चाहे इसका। अगर किसी गैस का मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से वो जल्दी एटमॉस्फेयर से स्केप कर जाएगा, वो मतलब वो जल्दी क्या होगा, ऊपर उठेगा बाकी गैस की अपेक्षा। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से ही मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट है जो ये बताते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का हमको जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो दिस लॉ विल एक्सप्लेन, है ना, इसको यहां लिख देते हैं, दिस लॉ विल एक्सप्लेन, ये लॉ बताएगा दैट among H2N2 and O2 gases, which gas will goes up fast with increase in temperature। ये सब पॉइंट है जो आप जानिएगा तो इस गैस का समझ सकते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी लॉ से मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक से फंडा हो गया। इस लॉ में जाने से पहले आप तो लगभग आप लोग आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग इस क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका रेंज क्या होता है वेलोसिटी का, उसके लिए पार्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग को कुछ कुछ मैथमेटिकल टूल्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पेज लेते हैं, और रफ में ही नेक्स्ट पेज भी आपका रफ में ही आएगा, ये भी रफ में आएगा। ये मैथमेटिकल टूल आपको पूरा, और भी बहुत सारी चीजें रफ में ही हम लोग रहेंगे। रफ में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड। ये भी आपके मेन नोट्स में नहीं आ रहा है। मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स चाहिए हम लोग को इसको इस पार्टिकुलर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मैथमेटिकल टूल जो है वो आपको जरूरत पड़ेगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, एक मिनट, मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कौन कौन सा मैथमेटिकल टूल्स का हमको जरूरत पड़ेगा। देखो एक पहला एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जैसे मान लो आ, इतना बड़ा एक वॉल्यूम है हमारे पास, इतना बड़ा एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, डब्बे के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए, देखो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए। आपको पता ही होगा कि एक छोटा सा, अगर एक एक मतलब एक छोटा सा 1 मिलीलीटर, एक सीसी का भी अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का भी अगर हम लोग बक्सा लेते हैं, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के पास अरबों की संख्या में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो मान लो हमको पता करना है कि एक रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स, मान लो हमको पता करना है कि डीवी, डीवी वेलोसिटी रेंज, डीवी एक वेलोसिटी रेंज है, डीवी क्या है, एक वेलोसिटी रेंज, डीवी मान लो वेलोसिटी रेंज, डी मतलब हो सकता है कि डीवी मतलब क्या, छोटा सा वेलोसिटी रेंज। वेलोसिटी रेंज मान लो जैसे कि हमको बोला गया कि आ, हमको बोला गया कि मान लो 25 से 27 के बीच में,
25 से 27, डीवी एक छोटा रेंज दिखा रहा है आपको, है ना, कि डीवी छोटा सा रेंज दिखा रहा कि लगभग 25 से 27 के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। तो डीवी अगर वेलोसिटी रेंज है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये भी होगा और ये भी प्लस डीवी होगा। जैसे मान लो ये 25 वेलोसिटी किसी का, ये भी प्लस डीवी है, मतलब कितना का अंतर दोनों के बीच में, डीवी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मान लो एक वेलोसिटी 25, इस समझाने के लिए बस बता रहे हैं, मान लो कोई मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी है, और एक और मॉलिक्यूल जो मिला इन सब में से, इसका वेलोसिटी मिला 27, सब 25 से 27 के बीच ही मिल रहा है मॉलिक्यूल्स, मान लो सभी मॉलिक्यूल्स मान लो यहाँ जो है 25 से 27 के बीच में है। चाहे इसमें मान लो हमको 25 से 27 के बीच के मॉलिक्यूल्स का संख्या जाना, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स इसमें है जो 25 वेलोसिटी से लेकर 27 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के रेंज में है, इन दोनों के रेंज में है। तो भी है, ये भी प्लस डीवी, इसमें 2 जोड़ के तो डीवी कितना 2 हो गया। तो डीवी मान लो वेलोसिटी रेंज है, मतलब ये 2 के रेंज में हमको देखना कितने वेलोसिटी 25 से 27 के बीच में कितने हैं। तो देखो ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इन दिस रेंज, है ना, हम इस बात को बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस रेंज विल बी, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सपोज करो हम डीएन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीएन इन दिस रेंज विल बी डीएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी, है ना। भी ना देके काम करते इसको हम सी देते हैं, सी वेलोसिटी ऑफर में ज्यादा यूज करते हैं, सी को, सी का भी तो वेलोसिटी सी से दिखाते हैं वेलोसिटी, क्योंकि भी से वेक्टर टाइप का हो जा रहा है, सिंपल वेलोसिटी हो जा रहा है। चलो मान लो इसका वेलोसिटी सी था, इसका वेलोसिटी सी प्लस डीसी था, तो डीसी वेलोसिटी रेंज है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीएन इन द रेंज वो किस पे डिपेंड करेगा, डीसी पर। सिंपल सी बात है, मान लो 25 से 27 तक इस पूरे गैस में हम 25 मीटर पर सेकेंड से लेकर 27 मीटर पर सेकेंड के बीच के मॉलिक्यूल्स को खोज रहे हैं, तो संख्या कम मिलेगा, है ना, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी 0 से लेकर इनफाइनाइट हो सकता है। तो यदि हम दो ही के रेंज में खोजेंगे, 25 से 27 के बीच में खोजेंगे, तो नंबर कम मिलेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है रेंज आप कितना बड़ा ले रहे हैं। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ कांस्टेंट आता है एडीसी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी आता है, कांस्टेंट आता है। एक और बात, अब ये जो कांस्टेंट है ये भी डिफर करेगा, जैसे जैसे मान लो 25 से 27 के बीच में हम 25 से 27 के बीच में मॉलिक्यूल्स का हम खोज रहे हैं, इधर इधर की दिशा में, ठीक है, 25 से 27 के बीच का मॉलिक्यूल्स हम इधर खोज रहे हैं, तो एफ जो होगा हमारा, मतलब एक और बात हम बता दें यहाँ पर कि ये जो ए आएगा वो बदलेगा तुम्हारा सी के रेंज के अनुसार, सी के अनुसार, मतलब ये एक्चुअली हम बताते हैं फिर है कि एफ सी होगा, ये ए जो होगा वो फंक्शन होगा सी का, वो कैसे हम बताते हैं, है ना, वेयर ए इक्वल टू एफ सी, वेयर ए इक्वल टू क्या है, एफ सी है। कहने का मतलब हो गया कि अगर सी का वैल्यू हम बदलते हैं, जैसे कि मान लो सी का वैल्यू हम बदल देते हैं, मान लो 25 से 27 लिए थे, अब मान लो हम लेते हैं 30 से 40 लेते हैं, 30 से हम 32 लेते हैं, 30 से 32 लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, 25 27 दो का अंतर था, मतलब यहाँ पर सी तुम्हारा 25 था और सी प्लस डीसी 27 था, तो दो का अंतर था, तो यहाँ डीसी 2 था, अंतर को डीसी बोलते हैं। यहाँ पर देखो सी 30 है और सी प्लस डीसी कितना है, 32 है, तो दोनों के बीच का फिर से अंतर कितना है, बोलो जी, अंतर कितना है, अरे मान लो 30 से 32 के दो ही है, तो यहाँ पर दो ही है, लेकिन यहाँ पर वही चीज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके डिपेंड करेगा, रेंज पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंज पर डिपेंड करता है, कितना मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ज्यादा बड़ा रेंज, जैसे सिंपल सी बात है, हम 5 केजी से 10 केजी के बीच का लोग खोजेंगे, कम मिलेगा, उसी रेंज को बढ़ाते हैं, मान लो हमको 5 केजी से 50 केजी तक लोगों का संख्या खोजना है,
तो ज्यादा मिलेंगे। तो वेलोसिटी रेंज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मिलता है। लेकिन जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो ये कांस्टेंट बदलेगा। वो किसके अनुसार बदलेगा कि आपका सी क्या है। जैसे कि रेंज 2 ही है, लेकिन सी अगर 25 है तो ये कांस्टेंट दूसरा होगा, सी अगर 30 है तो कांस्टेंट दूसरा होगा। इसलिए डीएन इक्वल टू एफ सी डी सी। ये हम बोलने जा रहे, बात समझना। जैसा हम वेलोसिटी लेंगे उसी हिसाब से कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट जैसा हम रेंज लेंगे वैसा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी हटा दे कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट डिपेंड करे कौन सा वेलोसिटी हम ले रहे हैं, वेलोसिटी का वैल्यू क्या ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट एक निकल के आया। ये मैथमेटिक्स से हम डायरेक्ट यूज करेंगे। उस समय आप पूछेगा सर ये कहां से आ गया, तो फिर हम बोलेंगे वहीं से आ गया। इसलिए यहां फिर से कंफ्यूजन होगा तो फिर से हम समझा देंगे। ठीक है, एक और बात, अगेन डीएन एक और बात पे डिपेंड करेगा। डीएन जो होता है एक और बात पे डिपेंड करेगा। किस बात पे? डीएन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए कितना शुरुआत में, एन। डीएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब नंबर एन क्या है, वेयर एन क्या है बता दें। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, मान लो हम सी से सी प्लस डीसी के बीच में ही देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा। मिला जुला के हमको पता क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा इन द गिवन रेंज डीसी में। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डेंस होंगे, बहुत नजदीक नजदीक वाले होंगे, तो इसी रेंज में वो ज्यादा मिलेगा डीएन। डेंसिटी ज्यादा होगा, जैसे सिंपल सी बात है, छोटा चीनी का दाना लोगे उसमें थोड़ा ही दूर में ज्यादा चीनी का दाना मिल जाएगा, छोटा छोटा दाना रहेगा, तो बड़ा बड़ा दाना में चीनी का नंबर कम हो जाएगा। वैसे बात है कि डीएन की वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब छोटे से एरिया छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन रेंज दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो रेंज कितना बड़ा है, और यहाँ से कांस्टेंट आया, कांस्टेंट में कांस्टेंट एक फंक्शन निकलेगा सी का, हम लोग देख लें यहाँ पर, क्योंकि सी 25 है तो डीसी भले 2 है लेकिन एक डिफर कर जाएगा। और सी अगर 30 है, डीसी अभी भी 2 है लेकिन एफ से डिफर कर जाएगा। तो इन दोनों का कंबाइंड करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बात करें, अगर फ्रॉम 1 एंड 2 बात करें तो एक बड़ा ही खूबसूरत मैथमेटिक्स निकल के आ रहा है कि डीएन इक्वल टू हो गया, है ना, एन एफ सी डी सी, है ना। ये दोनों कंबाइन करते, मैथमेटिक्स का तो रूल होता है दो कंबाइन करके रिजल्ट हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई बोलता है कि आदमी को खाना चाहिए, आदमी को हवा चाहिए, तो हम बोल नहीं सकते कि आदमी को खा, क्या स्क्रीन दिख रहा? क्या धनेश्वर स्क्रीन दिख रहा ना? जितेंद्र, यस यस सर। तो ये इक्वेशन क्लियर हुआ? रुको रुको रुको, गड़बड़ कर दिए, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये डीसी नहीं होगा, ये डीसी होगा, डीएन नहीं होगा, डीसी होगा, हाँ ये डीसी होगा। यानी ये डीएन क्या दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। ये बस रफ में आ रहा है, ये आपको समझना। अगर ये समझ गए तो पूरा मैथमेटिक्स लगभग क्लियर है, क्योंकि ये यही मैथमेटिक्स आगे यूज होने वाला है। डीएन इक्वल टू एन एफ डी सी बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है फॉर द वेलोसिटी रेंज डीसी विथ वेलोसिटी स्टार्टिंग वैल्यू इज सी। कोई वेलोसिटी का स्टार्टिंग वैल्यू सी है, रेंज डीसी है, और उस गैस का डेंसिटी एक तरह से एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम एन है, तब कितना मॉलिक्यूल्स मिलेगा इस डीसी रेंज में, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले का थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं हम लोग ऑल्सो, और देखो जरा। अब यहां पर अगर एक बात बता दें कि जो डीएन इक्वल टू जो फॉर्मूला आया है एन एफ सी डी सी, इसमें जो एफ सी है ना इसका स्पेशल नाम है। हम आगे इस नाम का यूज करेंगे, आप बोलेंगे इस नाम का कहां से नामकरण हुआ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। और ये जो पूरा इक्वेशन है ना,
इसको जनरल भाषा में इसको डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन और एफसी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगेन एक और बात बता देते हैं, बस यहां से हम लोग काम खत्म हो जाए मैथमेटिक्स का। अगेन अगर इफ डीसी को हम 1 कर दें, मतलब मान ले कि एक ही रेंज में हमको पता करना है, जैसे मान लो हमको पता करना है कि 30 मीटर पर सेकंड के से 31 मीटर पर सेकंड बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तब ऐसे में डीएन इक्वल टू हो जाएगा एन एफ सी। तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएन बाई एन। ठीक है, एफ सी इक्वल टू हो जाएगा डीएन बाई एन। एक स्पेशल ये वाला रिजल्ट भी डाल करके यूज होगा। तो एफ सी बाई एन क्या निकाल रहा है, एफ सी बाई एन ये बता रहा है कि एन मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसका की वेलोसिटी सी है ना। मतलब ये क्या बता रहा है, एक तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ठीक है, कि अगर हम क्या करते हैं, सिक्के को 5 बार 10 बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1 है, तो 1/10 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ओहो क्या हो जाता है क्या, हम्म हम्म, okay. हम्म, 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 हम्म। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आ रहा है डीएन बाई एन, एक बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अमॉन्ग एन। एन है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, मतलब छोटा सा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम यूनिट यूनिट वॉल्यूम रखे ना। मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब का एक बक्सा है, उसके उसके लिए एक 1 मीटर पर सेकेंड के रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, उसको डीएन बाई एन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरह से अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम विद इन यूनिट इंटरवल। इंटरवल कितना है, यूनिट इंटरवल। ये चीज निकल के है सारा, ठीक है। तो ये चीज हम यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये भी यूज करेंगे। अगर इसमें किसी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। चलिए, इसके बाद और एक रफ पेज आएगा हम लोग पास। देखो ये सब जितना रफ पढ़ रहे हैं आप लोग लगा सर कितना रफ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत जल्दी से फिर खत्म हो जाएगा वो। एक सेकेंड, ये रफ लिखे थे ना, हाँ हाँ ये रफ लिखे हैं, हाँ इसके बाद वाले को रफ लिखे थे, यहाँ भी रफ लिख देते हैं ताकि आपको लगे कि रफ। अब हम आते हैं लास्ट में। अब आपको बताते हैं गामा फंक्शन, नाम सुने आप लोग गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन क्या नाम सुना आप लोग में कोई, गामा कोई नहीं सुना। अच्छा ये सिंबल कोई बता सकता है क्या, ये सिंबल क्या होता है, ये सिंबल क्या होता है, पहले ये बताओ, इस सिंबल को क्या पढ़ते हो आप लोग, इस सिंबल को, गामा सर। इसको, गामा इट इज ऑल्सो अ गामा गामा फंक्शन। सर। हाँ ये स्मॉल गामा यस। और ये क्या है, कैपिटल गामा, ठीक है, स्मॉल गामा और ये कैपिटल गामा। तो आपको गामा फंक्शन पढ़ना है। गामा को हम लोग इससे दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, सिंपली ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ही गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं,
इट इज डिफाइंड एज, गामा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? गामा n इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, वेयर n जो होता है वो कांस्टेंट होता है। n का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3। इस इंटीग्रल को हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं, इस पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है हेयर। इसका हम बिना प्रूफ किए लिख रहे हैं, और आप लोग याद रखिएगा गामा वन का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 1 रख के हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। गामा 2 है ना, गामा 2 नहीं, इनफैक्ट गामा 1/2 होता है, ठीक है। गामा 2 नहीं, गामा 1/2, ठीक है, गामा 1/2 होता है। गामा 1/2, गामा 1/2 का वैल्यू पाई होता है, ठीक है। अब आपको बता दें कि यदि आप गामा 1/2 का वैल्यू जान रहे हैं तो आप गामा 3/2, 4, 5/6 किसी का निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसी बेसिस पे निकलता है। गामा n इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला होता है, गामा n इक्वल टू होता है n-1 गामा n माइनस सॉरी वेट गामा n इक्वल टू होता है गामा n-1 इंटू गामा n-1, ये होता है, ये गामा फंक्शन का वैल्यू होता है, ठीक है। इस बेसिस पर हम गामा के किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स सारा क्लियर है। हम लोग अब मेन आते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन पर। हम लोग का टॉपिक अब चलेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, यही टॉपिक हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। देखो मैक्सवेल ने क्या किया, इसमें लिख देते हैं कि मैक्सवेल यूज्ड, इस बात को पहले शुरू में लिख देंगे कि मैक्सवेल यूज्ड कौन कौन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड probability to derive equation for distribution of velocities among gas molecules, ठीक है। मैक्सवेल ने सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप लोग को बोले थे पढ़ने के लिए, और प्रोबेबिलिटी की मदद से डिराइव किया इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी अमंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। लेटर on it was modified, इसको मॉडिफाई किया गया, इट वाज मॉडिफाइड बाय किसके द्वारा, बोल्ट्जमैन लिखते हैं ना, MANN होता है, बोल्ट्जमैन, ठीक है। सो नाउ it is known as मैक्सवेल, MB लिखेंगे ना, MB लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ये एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को, ताकि लगे कि नहीं आप जान रहे हैं, इसका बेसिक्स थ्योरी भी आप जान रहे हैं, ठीक है। इतना के बाद
आप लिखिएगा कि एमबी लॉ, ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एमबी लॉ इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस। आपको देखो, कोई भी लॉ प्रूफ करते हैं तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस हम लोग मान के चलते हैं। जैसे कि हम लोग घर बना रहे हैं तो मान के चलते हैं कि भूकंप नहीं आएगा, है ना। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मान के चलते हैं कि हम लोग फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो सर फिजिक्स, हाँ बोल रहे सर इसका वीडियो डाल दीजिएगा, नेट अच्छा से नहीं चल रहा है। हाँ, वीडियो डाल ही देंगे, हम वीडियो डाल देंगे। ठीक ठीक है, है जिनका सर। जिनका प्रॉब्लम है वो जा सकते हैं, है ना। एमबी लॉ इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। कौन कौन सा एजम्पशन है? देखिए, पहला एजम्पशन क्या है कि द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लार्ज। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लार्ज, मतलब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स को मिला जुला के गिन नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। गैस मॉलिक्यूल्स का संख्या अनकाउंटेबल होता है, पहली बात। दूसरा, वेलोसिटी velocities along three independent axes, three axes, velocity among three axes are independent of each other, are independent of each other। मतलब x की तरफ जो वेलोसिटी और y की तरफ जो वेलोसिटी और z की तरफ वेलोसिटी, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। और लास्ट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर वही प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट, नेक्स्ट बार हमको लगता है लिख के रखने में कुछ कुछ भलाई है, इतना लैंग्वेज लिखने से समय बर्बाद होता है। नेक्स्ट बार से वही करें, कुछ कुछ लैंग्वेज लिख के रखेंगे, मैथमेटिक्स से समझाएंगे आप लोग, है ना। आज भाई इसको कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल्स may lie in given limit या given range, in a given range is function of velocity and the limit considered। ये जो लास्ट लाइन लिखे है ना, क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल्स में लाई इन अ गिवन रेंज, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है कि मॉलिक्यूल जो होता है C++ में लाई करेगा। मतलब वही बात है कि कितना प्रोबेबिलिटी है, यानी मिला जुला के आपसे क्या पूछ रहा है? dn/n पूछ रहा है ना। आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, एक जरा पीछे चलते हैं, ये देखिए इस पेज में आते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल जो है वो C++ के बीच में लाई करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब वही बात है कि 30 से 32 के बीच में लाई करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये दो बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर? पहला, कितना रेंज आप कंसिडर कर रहे हैं। देखो, ये जो एफसी आया है, ये dn/n जो है, अगर यहां से आप dn/n निकालो, यही तो मेन फॉर्मूला है मेरा, इस फॉर्मूले से आप dn/n निकालो। dn/n जब निकालोगे, dn/n वही ना प्रोबेबिलिटी है, तो dn/n किस पे डिपेंड कर रहा है? एक एफसी पर। इसी जो फॉर्मूला डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया तो फिर से बताने की जरूरत है नहीं, हम एक्सप्लेन किया, पहला वीडियो में चला जाएगा आप लोग के पास, कि dn/n जब निकालोगे वही प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल C और C++ के बीच में कितना हो, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो
फंक्शन ऑफ वेलोसिटी खुद एफ सी मतलब वेलोसिटी हो गया, और रेंज ऑफ वेलोसिटी यानी dn बाई एन इक्वल टू एफ सी डी सी, है ना, dn बाई एन इक्वल टू एफ सी डी सी। वेट अ मिनट, तो फोन आ रहा है। हम बता रहे थे ये चीज तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लाइन लिखी इसका मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल्स में लाई इन द गिवन रेंज इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वही बात कह रहा है कि dn बाय n जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, dn बाय n प्रोबेबिलिटी बताता है, may lie in the given range is a function of velocity. It is a function of velocity. And the limit considered क्या हो गया, dc। अगर मान लो c के जगह हम u ले, मान लो वेलोसिटी को u से भी दिखा सकते हैं, तो एफ यू डी हो जाएगा, ये एफ यू डी हो जाएगा। v लेंगे तो एफ टी डी, ओमेगा लेंगे तो एफ डी डी ओमेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट एग्जामिनर आपसे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट और ये 3 पॉइंट जानना चाहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका एक्सप्रेशन निकालना। अभी तक हम लोग एक्सप्रेशन निकालिए तो थोड़ा सा कहानी हो गया, एक्सप्रेशन निकालते हैं। आपको पहले बता दें कि एक्सप्रेशन में निकालना क्या है। एक्सप्रेशन में हम लोग को dn निकालना है, मतलब dn बाई n ही निकालना है। हम लोग को dn बाई n ही निकालना है, एक तरह समझ लीजिए, यही dn बाई n निकालना है। तो dn बाई n निकल जाएगा तो n भी निकल जाएगा, मिला जुला को dn निकालना, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन रेंज आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन अब निकालना शुरू करते हैं, dn ही निकालना हम लोग को, एक्सप्रेशन निकालना शुरू करते हैं। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, कोई गैस ले लेते हैं, मान लेते हैं वी कंसीडर an ideal gas in a given in unit volume, in a unit volume। मान लो मेरे पास एक आइडियल गैस है यूनिट वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम हम ले रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर वाला, 1-1 मीटर वाला, एक डब्बे के अंदर, क्यूब के अंदर, ठीक है। लेट, इसके बाद भी चलो कुछ कुछ चीज हम मान लेते हैं। लेट एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सब चीज ऑलरेडी हम एक बार समझा चुके हैं, dn बाई एन क्या होता है, लेकिन अब वही चीज दोबारा आने वाला है, इसलिए मान ले रहे हैं एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, है ना, इसको बोल सकते हैं रैंडम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यू भी डब्ल्यू, रैंडम वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक काम करो ना, एक मॉलिक्यूल की पहले बात करते हैं, रैंडम वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। हम एक मॉलिक्यूल मान रहे हैं जिसका की वेलोसिटी क्या है, सी है, उस पूरे गैस में, इस पूरे गैस में जो यूनिट वॉल्यूम का है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसमें से एक मॉलिक्यूल हम उठा रहे हैं, इसका रैंडम वेलोसिटी क्या है, c है। अब ये c का ये सब कंपोनेंट है, जैसे कि हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, किसी वेक्टर को तोड़ते हैं ना, vxi प्लस vyj प्लस vzk, ये बताता है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट है x के अलॉन्ग vx, y के अलॉन्ग vy, z के अलॉन्ग vz, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से ये जो हमारा c है एक मेन वेलोसिटी है ना, जिसका कि 3 कंपोनेंट है, एक x के तरफ, एक y के तरफ, एक z के तरफ, है ना। तो 3 कंपोनेंट क्या, ये x y z क्या है, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along coordinate axis, along coordinate axis, ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि किसी वेक्टर को यदि हम ऐसा लिख दें तो मॉड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कौन बता सकता है। अभी तो धनेश्वर पढ़ाता है, 11th क्लास को तुम पढ़ा रहा है,
चलो बताओ कि यदि हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए, और इस एक्स वेक्टर सपोज, बड़ा जगह खाता है। मान लो हमारे पास एक आर वेक्टर है जिसका 3 कंपोनेंट है, एक्स आई, वाई जे और जेड के। वैसे में मॉड आर क्या होगा बता सकते हो? मॉड आर यानी आर का वैल्यू क्या होगा? Yes, sir. रूट Under root x एक्स square स्क्वायर plus वाई y स्क्वायर square जेड plus स्क्वायर, z square. ये होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सी का 3 कंपोनेंट है। जैसे यहाँ आर का 3 कंपोनेंट था, एक्स वाई जेड, तो आर को लिखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो सी का 3 कंपोनेंट है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आर स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ सी स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करते हैं। एक हम वेट अ मिनट, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में सपोज करो ये x है, ये x है, ये लाइन हटा नहीं अभी तक क्या? हाँ, सपोज को ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। नहीं, वेलोसिटी के टर्म में मानना है। वेलोसिटी के टर्म में ये जो क्यूब है, ये 3 एक्सिस वेलोसिटी का मान रहा है ना। x एक्सिस की तरफ मान लो वेलोसिटी मान सकते एक्स वाई मान लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये हमारा कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, जो कि यहां से यहाँ है, किस वेलोसिटी से? c वेलोसिटी से जा रहा है। वेक्टर वगैरह हम नहीं दिखा रहे, इसका 3 कंपोनेंट है, एक u इधर है, एक v इधर है और एक w इधर है। ठीक है, तो हम चाहे तो एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं, एक छोटा सा क्यूब हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्यूब जिसके अंदर एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान देना कि हम एक छोटा सा क्यूब कंसिडर किए हैं जिसके अंदर एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो क्यूब होगा इसका लेंथ क्या होगा? मान लो क्यूब होगा तो इसका इधर का लेंथ du होगा, इधर का लेंथ d ओमेगा होगा, इसका हाइट dv होगा। ठीक है, हम एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, है ना, स्पेस में। मतलब मान लो इतना बड़ा बक्सा है, ये मान लो बक्से के अंदर घटना दिखा रहे हैं। ये मतलब एक 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 अगर पार्टिकल है तो उसका बहुत सारा चीज, पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है। हम उसके वेलोसिटी के लिए एक एक्सिस बनाए, मतलब उसके वेलोसिटी को समझ रहे हैं हम। मतलब यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकल है, सपोज हरा वाला मान लो मेरा पार्टिकल है, तो ओरिजिन से जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं वहां से उसका वेलोसिटी क्या हमको नजर आ रहा है? c। अच्छा, उस पार्टिकल का वहां से x की तरफ वेलोसिटी क्या है? u है। y की तरफ वेलोसिटी क्या है? v है। z की तरफ वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। अच्छा, अगर उसी पार्टिकल को हम छोटे से वॉल्यूम के अंदर देखने की कोशिश करें, एक स्क्वायर, एक क्यूब के अंदर देखने की कोशिश करें, तो उस क्यूब का लेंथ क्या क्या होगा? उस क्यूब का लेंथ du होगा, dv होगा, d ओमेगा होगा। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगर इस क्यूब की बात करें, इस क्यूब की अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा हमको पता है, तीनों को गुणा कर देते हैं, du, dv और d ओमेगा। तुम बोलो सर कि यहां तक तो समझ में आया, उसका ये क्या करने लगे? ये देखो, एक्चुअली हमको एक पार्टिकल जो है, एक गैस मॉलिक्यूल जो है, जो जिस गैस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, पूरे गैस में से एक, ये गैस है जी यहाँ पर, ये पूरे गैस में से हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो उस गैस मॉलिक्यूल का हमको पोजीशन से मतलब नहीं है, उसके हमको वेलोसिटी से मतलब है। तो उसके वेलोसिटी से मतलब है तो आपको उसके उसके लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा उसके वेलोसिटी का। तो उसके वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। हम चाहते हैं पोजीशन का बना सकते थे, जब पोजीशन का बनाते तो यहाँ पर हो जाता है dx, ये हो जाता है dy, हाइट हो जाता है dx,
तब भी वॉल्यूम निकलता dx dy dz, लेकिन वो वॉल्यूम पोजीशन का वॉल्यूम आता, और ये जो वॉल्यूम आ रहा है किसका वॉल्यूम आ रहा है, ये मोमेंटम वेलोसिटी का वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पेस है वेलोसिटी स्पेस है, वेलोसिटी स्पेस हो सकता है, मोमेंटम स्पेस हो सकता है, एनर्जी स्पेस हो सकता है, जैसा हम मान के चले, है ना। तो ये मेरा वेलोसिटी स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, du dv और डी ओमेगा। अब देखो कितना मॉलिक्यूल्स लाई करेगा इस स्पेस के अंदर, वही हमको निकालना है। ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल लाई करेगा, वही dn होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए, इसलिए पहले वॉल्यूम बना दिए। अब मेरा टारगेट है इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल है सो निकालना। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल है अगर ये निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका du dv और डी ओमेगा भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ मॉलिक्यूल निकलेगा वो तो हमको du dv और डी ओमेगा के टर्म में निकलेगा, तो उसका वेलोसिटी भी निकल जाएगा। तो हमको निकालना है dn, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वॉल्यूम ऑफ, है ना, इन दिस वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी, इन दिस वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटीज, या वेलोसिटी स्पेस इसको बोलते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा वेलोसिटी स्पेस, वेलोसिटी स्पेस। तो वेलोसिटी स्पेस के एक पॉइंट पर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इस छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद देखिए हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मूविंग with velocity between u and u plus du। देखिए आपको पता इसके अंदर कितना मॉलिक्यूल निकालना आपको इसके अंदर, तो उसके बाद पता करना पड़ेगा सबसे डी वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल है, मतलब डी स्पीड से कितना मॉलिक्यूल चल रहा है, फिर डी ओमेगा से कितना चल रहा है, डीवी से, तो डी वेलोसिटी रेंज में कितना मॉलिक्यूल है, मतलब यू से यू प्लस डी यू के बीच में कितना मॉलिक्यूल है, जैसा पहले समझाया था आपको सी टू सी प्लस डी सी के बीच में कितना मॉलिक्यूल है ना, निकाले थे ना डीएन हम लोग ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या u एंड u प्लस डी यू के बीच में कितना मॉलिक्यूल है, तो u एंड u प्लस डी यू के बीच में कितना मॉलिक्यूल, अब डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं, हम बोलेंगे उसको dn, और ये कितना होगा, ये होगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉइंट वॉल्यूम इनटू फंक्शन ऑफ ये वेलोसिटी u इनटू जो रेंज है du। तुम बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, आपको बताए थे कि जिस रेंज में आपको चाहिए वो उसको, है ना, जिस वेलोसिटी शुरू कर रहे हैं आप, ये u का वैल्यू रेंज तो फिक्स है, चलो रेंज 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 का रेंज है, मान लो 30 से 32 मीटर पर सेकंड के बीच कितना मॉलिक्यूल्स है, तो रेंज 2 ही है। 40 से 42 के बीच में कितना मॉलिक्यूल्स है, रेंज 2 ही है। यहाँ पर रेंज 2 ही है, du तो फिक्स है लेकिन fu तो बदलेगा ना, मतलब fu मतलब स्टार्टिंग किससे हो रहा है, u मतलब फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब u 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा n fu d। ये चीज नहीं समझ में आया तो पुराना वीडियो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो ये हुआ किसके लिए, ये du के लिए निकला, वैसे डी ओमेगा के लिए निकलेगा, वैसे dv के लिए निकलेगा। ठीक है,